मैं अविनाश राजवंश। हम मेरी कलम से का छठा एपिसोड लेकर के आप सभी दर्शकों के बीच हम हाजिर हुए हैं और हमारे इस एपिसोड का नाम है निहारती नजरें। आखिरकार हम अपने माँ बाप को उनके ही घर से क्यों निकाल देते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम क्यों छोड़ देते हैं, जो अपनी पूरी मेहनत से लगन से हमें पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाते हैं कि हम अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच सके। आखिर उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले आखिरकार उस व्यक्ति को ही हम भूल जाते हैं। क्यों? ये हमारे समाज पे सबसे बड़ा सवालिया निशान है। हम आज इसी चर्चा पे बात करेंगे और इस चर्चा पे बात करने के लिए जो हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। इसमें थिएटर एक्ट्रेस दीपशिखा सिंह जी हैं, जो अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। मुंबई से ओम कटारे जी हैं, जो एक अभिनेता और निर्देशक हैं। और दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर संजना जॉन जुड़ी हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत अभी जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, जल्दी हाजिर होते हैं। ये देखिए 100 रुपये। अहो भाग्य, पिछले हफ्ते आया था, नहीं दिए थे। क्यों देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ले लेना चाहिए। जो कुछ कहना है कह डालेगा, मुक्ति नहीं। पिताजी, अरे सुनिए, वो बुला रहे हैं और आपके हाथ में कुछ रखे तो चिढ़कर ना मत कहिएगा। पागल हूँ क्या मैं? आपका कुछ भरोसा ही नहीं है। आइए बताइए, बैठिए। पिताजी अब आपकी कहीं स्थायी व्यवस्था करना आवश्यक है। मेरे ध्यान में है, मैं भी कोशिश में हूँ। आपके प्रयत्न जाने दीजिए, अब तो पैसे भी जाने लगे हैं। क्या कहा? मेरे बैग से 1000 रुपए निकाले थे। पर मैंने तुझे बताया ना, पर निकालने के बाद, निकालने से पहले मैं अगर मानता तो तू बैग को ताला लगा देता। अब मैं अपना बैग भीतर ही रखूं? रखो, अब मुझे जरूरत भी नहीं। 15 दिन पहले जब तेरी मां गिरी तो मैंने तुझसे पैसे मांगे। देता हूं दूंगा कहा, 2 बार मां को देखने आया, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं बोला। तू देगा नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैंने तुझसे मांगे। 10 बार याद दिलाई। मेरे पास रुकने का समय नहीं था, इसलिए मैंने तेरे बैग से निकाले। दुकान के गले से मैं अब भी पैसे ले सकता हूं, दुकान अब भी मेरे नाम पर है। हरेंद्रो, फोर्ट में जाना जरा मुश्किल है, इसलिए मैंने तेरे बैग से निकाले। तो दुकान के गले में से उठा के बैग में रख। पिताजी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दुकान अब मेरे नाम पर है। होगी, मैंने कब दस्तखत की मुझे याद नहीं। पर पिताजी, पैसे किस लिए? आपका खर्च ही क्या है? टोकरी भर लॉटरी की टिकटें खरीदने के लिए। लॉटरी की टिकटों के लिए मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे थे। लॉटरी की टिकटों के लिए कभी जो 10-20 रुपए ले लेता हूं मैं तुम्हारी मां से। फिर ये 1000 रुपये किस लिए? मुझे नवभारत टाइम्स में एक विज्ञापन देना था। विज्ञापन? किस लिए? तुम्हारी मां गिरी, तभी से मेरे मन में एक विचार आया। रुको, विज्ञापन पढ़कर ही सुना दूं। रहने दे, तुझे पढ़ने के लिए हमेशा कम नंबर मिलते थे, मैं ही पढ़ता हूं। जिन्हें औलाद नहीं है होकर भी शौक है, ऐसे लोग बच्चे गोद लेते हैं। जिन्हें माँ बाप या दादा दादी नहीं है या होकर भी इच्छा है, ऐसे लोग माँ बाप या दादा दादी क्यों ना गोद लें। इच्छा होने पर 70-75 साल का वृद्ध जोड़ा गोद लेने के लिए उपलब्ध है। मिले या लिखे, विठल विश्वनाथ केयर ऑफ यानी मेरी बदनाम। जी नहीं, केयर ऑफ शरद विठल। ये क्या है पिताजी? विशा की तो सिर्फ घड़ी की दुकान है। मैं एक बड़ी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी का अधिकारी हूँ। ये विज्ञापन पढ़कर मेरी बदनामी होगी, अर्थात हम अपने माँ बाप नहीं संभाल सकते। लोग तो यही समझेंगे। बच्चों, आंखें फाड़ के देखो, पोस्ट बॉक्स नंबर दिया है। अरे केयर ऑफ के आगे तुम्हारा पता कैसे दे सकता हूँ? इस विज्ञापन से कोई पगला भी पत्र नहीं लिखेगा। लाखों पागलों में एक आध बुद्धिमान हो सकता है शरद, तो लाखों पागलों में एक आध बुद्धिमान। ये बोझ कोई भी नहीं उठाएगा। कम से कम एक पागल तो तैयार हो गया है। कौन? राघव करमरकर, पति पत्नी प्रोफेसर है। उनका कुछ स्वार्थ छिपा होगा। कभी कभी छिपा स्वाद भी उदात्त हो सकता है। पर फिर भी पिताजी,
मुझे लगता है आप इस तरह दूसरों के घर आश्रितों की तरह ना जाए। अपनी घर डायरी पर हम क्या हैं? ठीक है, वो करमरकर जब आएंगे तब आए, लेकिन तब तक हमने आपकी व्यवस्था कर दी है। कहाँ? पेटिट चैरिटी होम में। पर 8-10 दिन तो रुक जाओ। क्यों? अगर राघव करमरकर हमें ले जाने वाले होंगे तो उस पेटिट चैरिटी बोर्ड होम में हमारी जगह कोई दूसरे बुढ़े जा सकेंगे। गिरगांव की चाल के कमरे ना बेचने देता तुम्हें तो अभी वहां रह सकता था, है ना? लेकिन हमने प्रेम में कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया भाई। जाने दे। जा। करमरकर यदि आपको ले जाने वाले होंगे तो पेटिट चैरिटी होम में से भी ले जा सकते हैं। पर 8-10 दिन में क्या चमत्कार हो जाएगा? कुछ नहीं, उस होप की जगह निकल जाएगी। मैंने बहुत सिफारिश से उसे हासिल किया है। ठीक, मैं तैयार हूं। मैं तो तुम्हारी माँ के लिए यहाँ रह रहा हूँ। वो ना होती तो कब का चला गया होता। कहाँ? कहीं भी। गेरुए वस्त्र पहनकर, गेरुए वस्त्र पहनने पे टिकट नहीं निकालना पड़ता ना, और हाथ फैलाने पे कोई ना कोई कुछ रख ही देता है ना। अपनी माँ से पूछो। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में मेरी कलम से में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिरकार जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक कामयाब इंसान बनाते हैं और बाद में वही बच्चे उनको अनाथ आश्रम तक पहुंचा देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? आखिर माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं? केवल 2 वक्त का खाना, घर में रहने के लिए एक छोटी सी जगह, जो कि उनका हक है क्योंकि वो उन्हीं का दिया हुआ हमारे पास होता है। वो अपनी जिंदगी भर की कमाई हमारे पीछे लुटा देते हैं और बाद में उनकी नजरें केवल एक ही चीज ढूंढती हैं, हमारे अंदर ही वो अपना बचपना ढूंढते हैं, हमारे अंदर ही वो अपना प्यार ढूंढते हैं, और हम उसके बदले उनको क्या देते हैं? हम उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। हम 2 वक्त उनसे प्यार से बात भी नहीं कर सकते, जो अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं चाहूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर संजना जॉन इस बात का जवाब दें कि आखिर संतानें ऐसा क्यों करती हैं। इसके बाद मैं अपने दोनों अतिथियों के पास जाऊंगा। संजना जी। नमस्कार अविनाश जी, आज आपने जो बात उठाया वो बहुत सोचने वाली बात है। आपने बहुत सही बोला, बचपन में हमारा हाथ पकड़ने वाले को बड़ा होने के बाद हम उनके हाथ छोड़ते हैं। क्यों? ये छोड़ने से ज्यादा उन पर घूम के देखने तक इन बच्चों के पास वक्त नहीं, और मन में ऐसा उनको एक बोझ समझ के आगे जाने का एक विचार आता है। मैंने कई फैमिलीज देखा है और मैंने इस पर मुद्दा उठाया भी है, जहां उनका जो भी है वास्तु या घर या आभरण ऑर्नामेंट्स जो भी है सब बेच के लेते हैं, लेकिन उनको देखने के लिए कोई नहीं होते। स्पेशली जो विधवा होते हैं, उनकी माँ उनको सबसे ज्यादा सबसे बुरी तरीके से जाके छोड़ते हैं, कोई मंदिर के बाहर या मथुरा वृंदावन में, या जैसे आपने बोला कोई वृद्धाश्रम पे। एक अगर देख नहीं सकते अलग बात, ये काफी बच्चे अपने आप काफी अच्छे पोजीशंस में होते, पैसा होते हैं, और जो वहां तक पहुंचने वाले हैं जो माँ बाप, उनको ही ये हाथ छोड़ते हैं। हमें वृद्धाश्रम को 2 तरीके से देखने चाहिए। अगर बच्चे लोग इधर नहीं है, इंडिया के बाहर है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है और इनका कोई परिवार वाला नहीं है देखने का,
ठीक है, वो में भी एक लास्ट ऑप्शन रह सकते हैं, वो कहीं सड़क पे भी छोड़ने या कोई मंदिर के बाहर छोड़ने से बेहतर है। लेकिन अगर देखने का कोई भी ऑप्शन हो और अगर कोई भी फैमिली वाला हो जिसके साथ ये ठीक रहे, अगर बच्चा बाहर हो, या मैं स्ट्रिक्टली जहां बच्चे बाहर इंडिया के बाहर काम करे वहीं पर बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया में ही हो और माँ बाप को कहीं और नहीं रहने का, तो कम से कम एक अच्छा व्यवस्था करवा के रखना जरूरत है। ये वृद्धाश्रम नहीं, उनका एक अच्छा सेटअप हो, फ्लैट में हो या कहीं पे उनको देखने वाला कोई हो, उनके साथ रख सकते हैं। क्योंकि काफी माँ बाप ऐसे होते जो मेट्रोज में आके रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनका अपना फ्रेंड सर्कल होते हैं या परिवार वाले होते हैं जिनके साथ वो रहना चाहते हैं, तो उनको वहां से अप्रूव करके सिटी में जाके छोड़ना मुश्किल है और उनके लिए वो काफी दिक्कत वाली चीज पड़ते हैं। तो ये सब चीज देख के ही एक डिसीजन या एक मोड पर आना सकते हैं। तो ये सब चीजों में हमें सबसे ज्यादा देखना है माँ बाप का कन्वीनियंस क्या होगा, उनके लिए कौन सा चीज बेहतर होगा, और लास्ट रिसोर्ट होने चाहिए उनको कहीं वृद्धाश्रम या कहीं पे जाके कोई मंदिर पे छोड़ने का। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली। बट हम आज जितना देख रहे हैं ये बढ़ के जा रहे हैं, और बढ़ने से ज्यादा ये अगर कर्टेल करना है, कम करना है, कट करना है, ये हमें वो चीज समझाना जरूरत है कि जो आपका बचपन में हाथ पकड़ाया वो आप आज पकड़ने चाहिए उनकी हाथ। सहारा आपको बनना है। और दूसरा, आगे आने वाला जो जनरेशन है वो भी यही देख के सीख लेगा। आपके जो बच्चे हैं जो बड़े होके आएंगे वो भी आपके साथ यही करेंगे। तो ये एक साइकिल है, ये एक कार्मिक साइकिल है, जैसी करती वैसी बढ़ती। तो आप अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, और जो माँ बाप का देखभाल करेगा वो आगे जिंदगी में उनके साथ भी उनके बच्चे उनका साथ देंगे। मैं संजना जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने सही कहा कि जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनकी इस सेवा भाव को देख करके उनके बच्चे भी उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि सबको कर्म दंड यही मिलना है, स्वर्ग नरक सब कुछ यही है। मैं चाहूंगा कि ओम कटारे जी भी अपनी बात रखें। ओम कटारे जी। अविनाश जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पुनः अपने चैनल पर आमंत्रित किया। दरअसल आप इतने संवेदनशील विषय चुनते हैं कि उस चर्चा में भाग लेना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। इस बार आपने जो विषय चुना है वो बहुत ही संवेदनशील है। वृद्धों की समस्या, तिरस्कृत होते माँ बाप, अपने ही बच्चों से अपने घर में पनाह मांगते माँ बाप। अजीब सा है ना ये। मेरा एक नाटक है कालचक्र, जो वृद्धों की समस्या को लेकर हम लोग वंचित करते हैं। उस नाटक के हम लोग 150 से अधिक प्रयोग कर चुके हैं। मैं उसमें एक 70 साल के वृद्ध आदमी का रोल करता हूं, जिसके बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं और वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं। ये समस्या पूरे देश में बहुत सारे परिवारों में व्याप्त है और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बनाई, लेकिन इसके बाद भी ये समस्या कम नहीं हुई। आज की पीढ़ी ये शायद भूल जाती है कि उनको पढ़ा लिखा के बड़ा करने में माँ बाप ने कितने त्याग, कितने बलिदान दिए। जिन माँ बाप ने
अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हंसना बोलना सिखाया, दुनियादारी समझाई। वो बड़े होने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्या वो ये नहीं जानते कि एक दिन वो भी बूढ़े होंगे? तो जो व्यवहार वो अपने माँ बाप के साथ आज कर रहे हैं, उनके बच्चे अब उनके साथ करेंगे, तब उन्हें कैसा महसूस होगा। लेकिन शायद ये आज की पीढ़ी, आज का नौजवान इतनी गहराई में उन सोच विचारों में जाना नहीं चाहता। वो आज जी रहा है, वो वर्तमान में जी रहा है। भविष्य में क्या होगा इसके लिए उसकी कोई सोच नहीं है। तो आप बताइए, ऐसी समस्या से कैसे जूझा जाए? क्या हम उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी सारी जीवन की जमा पूंजी कई बार अपने बच्चों पर निछावर कर दी, उनकी पढ़ाई में लगा दी, उनकी परवरिश में लगा दी, क्या उन बच्चों को इतना भी एहसास नहीं है कि एक समय में हमारे माँ बाप को हमारी जरूरत होगी या हो सकती है? इससे ज्यादा मूल्यों में गिरावट क्या होगी? एक माँ, एक बाप अपने बच्चे को जब वो बचपन में बीमार हो जाता है या किसी भी परेशानी से गुजरता है, तो माँ बाप उसका एक रक्षा कवच बन जाते हैं। उसके आसपास ऐसा घेरा डालते हैं कि बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चा उन्हें सिर्फ अपने घर में, अपने हृदय में शरण भी नहीं देता है। उनको हर वक्त ये एहसास कराता है कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से। ये क्या है और दुनिया कहां जा रही है? इससे तो आने वाले समय में परिवार खत्म हो जाएंगे। तो समय बदल रहा है। समय जब बदल रहा है, बच्चों को अब माँ बाप की इतनी चिंता नहीं रह गई है, तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग वृद्धावस्था में पहुंच रहे हैं या जो ये महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आने वाले समय में शायद बच्चे हमारी देखभाल नहीं करें, ऐसे माँ बाप को अपनी सुरक्षा पहले रखनी चाहिए। ओम कटारे जी ने बहुत ही सही कहा है। आजकल के बच्चों में, उनकी आंखों में तो शर्म रह ही नहीं गया। जो माँ बाप उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, आखिरकार आज वही उनकी उंगली पकड़ने को भी तैयार नहीं है। ऐसे बच्चों से तो बढ़िया है कि माँ बाप अपने आप को इतना सक्षम बना लें कि ऐसे बच्चों की उनको कभी जरूरत ही ना पड़े। मैं चाहूंगा कि दीपशिखा जी भी अपनी बात रखें। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। जी नमस्ते, मैं राघव करमरकर। हाँ आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अच्छा जी, आइए बैठे। आप उनके सुपुत्र हैं? जी हाँ, मैं बड़ा विश्वनाथ। अच्छा जी, ये छोटा शरद है। नमस्ते। ये मेरी पत्नी है लीला। नमस्ते। मैं भी। आप क्या करते हैं? जी मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों लेक्चरर हैं फिलॉसफी के नेशनल कॉलेज में। फोर्ट में मेरी घड़ी की दुकान है, इनामदार वॉच कंपनी। आई बिलीव आई हैव सीन इट। ये गनबो स्ट्रीट में? जी जी वही। हाँ। और ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स में परचेज ऑफिसर है। ओह गुड। मेरे पिताजी के बारे में आपको क्या जानकारी? कुछ नहीं। उनके पास कुछ भी, अर्थात कुछ भी पैसे नहीं है। बहुत अच्छा। और हम दोनों भी कुछ भी खर्च नहीं कर सकेंगे। ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं है। परंतु इसमें आपको क्या फायदा है? किसमें? मतलब इस तरह दूसरों के माँ बाप की देखभाल करने में? नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई विचार ही नहीं है। दरअसल पैसों का नफा नुकसान का विचार करने से हमारी भावनाएं दूषित होती हैं। पैसों का विचार नहीं है तो फिर ये सारा किस लिए? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट।
दो बूढ़ों का जीवन जितना संभव है सुखी बनाया जा सके, बस। आपके माता पिता? जी, जब मैं सिर्फ 15 दिन का था तभी मेरी माँ चल बसी। और पिताजी? वो घर छोड़कर चले गए। झगड़ कर? नहीं, वो इस तरह 2-3 बार जा चुके हैं। जो अपने माँ बाप नहीं संभाल सके। ऐसी बात नहीं है। जब माँ का देहांत हुआ मैं सिर्फ 15 दिन का था। उस समय तो झगड़े की कोई बात ही नहीं थी, परंतु वो तब गए तो 5 साल के बाद लौटे। मैं खुद अपने पड़ोसी गाडगिल के परिवार में पला बड़ा। अब उन्होंने मेरी जिम्मेदारी क्यों कर उठाई? अंततः एक दूसरों के हितों के लिए, सुखों के लिए किसी न किसी को तो हाथ बढ़ाना पड़ता है, नहीं? परंतु आपके पिताजी वापस आ गए तो? कभी ना कभी तो आएंगे। फिर हमारे माता पिता लौटा देंगे? अरे नहीं नहीं, हम सब एक साथ रहेंगे। ऑलरेडी हमारे पड़ोसी बाबूराव जोशी जो है वो हमारे यहाँ कभी कभी रहते ही हैं। वो अकेले ही हैं। इट लुक्स फनी। इट डज लुक फनी, इस पैसे की दुनिया में। मैंने आपसे एक बात कही तो क्या वो आपको उद्दंडता लगेगी? नहीं नहीं, प्लीज कहिए। मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता का मामला हमारी घरेलू बात है और आप इसमें ना पड़े। अब मैंने आपसे एक बात कही तो आपको उद्दंडता तो नहीं लगेगी? कहिए। जिस दिन आपके पिताजी ने हमें गोद लीजिए ऐसा विज्ञापन दिया, उस दिन से बात आपकी घरेलू बात नहीं रह गई। जिस किसी ने भी यह विज्ञापन पढ़ा होगा उसे पता चल गया होगा कि इस बूढ़े के पास पैसे नहीं है। यहां तक कि विज्ञापन के लिए लगने वाले 700-800 रुपए भी इसने अपने बेटे की जेब से या बक्से से चुपचाप निकाले होंगे। क्योंकि यदि आपके पिताजी के पास पैसे होते तो इस विज्ञापन का प्रश्न ही नहीं उठता था। तो हमारे माता पिता को आप अपने माता पिता मानेंगे? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। क्या? आप उन्हें अपने माता पिता नहीं मानते, इसलिए मैं मानूंगा। फिर भी मुझे मेरा पागलपन लगता है। अन्ना कर्वे? ये कौन? ढूंढो केशव कर्वे। हाँ हाँ, वो भी खूब दिन जिए। लगता है आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी है। अजी साहब, वो सिर्फ जिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की ठुकराई हुई स्त्रियों को उन्होंने अपनी बेटियां मानी। उस समय उन्हें भी पागल कहा जाता था, पर किसी ना किसी को तो ऐसा पागलपन करना ही चाहिए। हमने विरोध किया तो? मुझे उनसे मिलना है। कहाँ है वो? देखिए हमारा विरोध है ऐसा मत समझिएगा, पर कल ही हमने उनकी दूसरी जगह अच्छी व्यवस्था कर दी थी। अब प्लीज आप डिस्टर्ब ना करें। फिलहाल है कहाँ वो? पेटिट चैरिटी होम में। ये क्या किया आप लोगों ने? क्यों? अरे वहां वो 8-10 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, दे आर वेरी हैप्पी। मेरे एक मित्र ने अपने वृद्ध माता पिता वहां रखे थे। वहां का रूखा वातावरण, विकलांग जीवन, आंखों के सामने मरने वाले लोग। ऐसा कुछ नहीं है, वहां सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं। जी हाँ, पर जिसे गुड मॉर्निंग कहा था वो पहले ही मर चुका है। ये गुड इवनिंग को मालूम होता है। नॉनसेंस। अंडों का ब्रेकफास्ट, फिश, मटन, चिकन सब डोनेशन पर मेरे मित्र के पिताजी तो 8 दिन में ही चल बसे। फिर उन्हें आपने गोद क्यों नहीं दिया? ये कल्पना बूढ़े माँ बाप को गोद लेने की बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। उस दिन आपके पिताजी का और इस घटना से ही मैं रोमांचित हो उठा। मैंने फौरन इरा से इस बारे में चर्चा की। इरा मेरी पत्नी, और उसी दिन फोन कर दिया। पेटेट चैरिटी होम ये दादाजी रोड पर है। जी, मुझे उनसे मिलना है। यदि वो वहीं रहना चाहे तो ठीक है, पर अगर आना चाहेंगे तो। परंतु ये हमें पसंद नहीं आया तो? नमस्कार अविनाश राजवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में इनवाइट करने के लिए। आपने जो ये मुद्दा उठाया है कि आजकल के बच्चे जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला मूल कारण तो ये लगता है मुझे कि आजकल के बच्चे अपने लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके लाइफ में कोई भी दखल दे, चाहे वो अपने माँ बाप ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अपनी खुशियां, अपने गम, अपने दोस्त, अपनी पार्टी, मतलब जो भी करना चाहते हैं अपने हिसाब से। उनको लगता है कि अगर माँ बाप उनके साथ रहेंगे तो वो उन्हें टोकेंगे या कुछ बोलेंगे, या अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो बार बार फिर दखल देंगे। इसलिए वो उनको यही कन्वीनियंट लगता है कि उनको घर से निकाल दो। और दूसरा कारण मुझे ये भी लगता है कि जब शादी होती है तो जब बहू घर में आती है तो थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है बहू और सास में खटपट होनी शुरू हो जाती है। उनके विचार नहीं मिलते, उनकी रहन सहन नहीं मिलती, तो फिर झगड़े होने लगते हैं, जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है। तो इसलिए बेटा यही सोचता है कि अब बीवी को तो छोड़ नहीं सकते, कहाँ रखें, तो इसलिए माँ बाप को अलग कर दो। लेकिन ये सब छोड़ के मुझे एक मूल वजह इसकी ये लगती है कि इंसान की सोच,
अगर इंसान की सोच सही है तो ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। वो अपने माँ बाप को कभी घर से नहीं निकालेगा। आजकल देखा गया है, पहले हमें देखिए कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें अपने साथ रखा, हमें पाला पोसा, हमारी गलतियों को माफ किया, हमने कितनी शैतानियां की, फिर भी क्या उन्होंने हमें कभी अपने घर से निकाला? हाँ, हमें सजा दे देते थे या कुछ कर देते थे कि चलो बच्चे तुमने ये गलती कर दी, इसकी सजा मिल गई, खत्म करो कहानी। लेकिन कभी भी उन्होंने घर से नहीं निकाला और उन्होंने अपनी जरूरतों को पीछे रख के हमें हमेशा आगे रखा है, हमें पाल पोस के बड़ा किया, तब हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ सोच का खेल है। और मुझे लगता है ये सोच कहां से आई है? ये सोच आई है वेस्टर्न कल्चर से। हम अच्छी चीजें तो अपनाई नहीं है हमने, हालांकि गलत चीजें जरूर अपना ली हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति जो हमारी है वो ये कहती है कि हमारे माता पिता पूजनीय हैं, उन्हें एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए वो ये डिजर्व करते हैं, ये प्यार, ये सम्मान, उनका ये हक है जो हमें उन्हें देना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, जिसमें हम भी शामिल हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आज जिस मुकाम पे हमारे माँ बाप हैं, कल को हम भी उधर ही होंगे। हम भी बूढ़े होंगे, हमारे बाल भी सफेद होंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी होगी, तब हमें कौन सहारा देगा? हमारे बच्चे तो वही देखेंगे जो हमने किया। अगर हमने अपने माँ बाप को घर से निकाला तो वो भी यही हमारे साथ करेंगे। बच्चे तो वही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण रखना चाहिए कि हम अपने सामने उनके दादा दादी या नाना नानी के साथ दुर्व्यवहार न करें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें प्यार दें, उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ 4 मीठे बोल बोले। बस यही चाहिए उनको, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। और माँ बाप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि वो अपने बच्चों को समझें, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, उनको थोड़ा स्पेस दें, तो जैसे उनको भी लगेगा कि नहीं, हमारे माँ बाप हमें समझ रहे हैं। तो ताली 2 हाथों से बजती है। तो अगर दूसरा एक थोड़ा सा झुक जाएगा तो दूसरा समझ लेगा, एक झुक जाएगा दूसरा समझ जाएगा। तो ऐसे ही दोनों साथ में रहेंगे तो खुशियां साथ में रहेंगी। दीपशिखा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप सही कह रही हैं कि माँ बाप को आत्मनिर्भर होना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो अपनी जिंदगी भर की पूंजी सब कुछ अपनी संतानों के पीछे वो लुटा देते हैं और बाद में उन्हें मिलता क्या है? उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है, जो आज हमारे देश का सबसे बड़ा कलंक है। आखिर वृद्धाश्रम पहुंचने के बाद उनकी नजरें केवल एक चीज को ही निहारती हैं, कब उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिलेगी। आखिर हम इस प्रकार की समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं और ऐसे बुजुर्ग माँ बाप को कैसे उन्हें उनका प्यार और उनकी जिंदगी हम कैसे वापस दे सकते हैं? मैं चाहूंगा कि इसका जवाब संजना जान दे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जल्दी हाजिर होते हैं। रोशिनी है, वो यहाँ रोज आते हैं? हाँ, उनका अपना कोई है नहीं, अकेले हैं। क्यों? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कई साल जेल में ही निकल गए। पर सुखी है, प्रसन्न रहते हैं। पिताजी जो हमेशा हंसते हैं वो सुखी होते ही हैं, ऐसा नहीं है ना। आप खाने के लिए आ रहे हैं? हाँ। पिताजी आप मैं भी चलता हूँ। अरे अभी कहाँ, अभी तो 10:30 ही बज रहे हैं। हमें कॉलेज जाना है, इसलिए जल्दी खा रहे हैं। आप बाद में बैठी माँ के साथ, और बाबूराव भी साथ होंगे भोजन के लिए। कि बाबूराव आज इतनी देर कैसे हो गई? 100 साल उम्र है। नमस्ते नमस्ते। 100 साल उम्र है। मुझसे कुछ कहा? कान में चिल्लाए बिना इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। 100 साल उम्र है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी अभी हीरा आपके बारे में ही बात कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अभी तक गए नहीं? जी मैं 11 बजे जाता हूँ। पता है, लेकिन कुछ ना कुछ पूछना चाहिए, इसलिए पूछ रहा था। इन्हें खाने के लिए कहिए ना। हीरा कह रही है
आज आप खाना यहीं खाइएगा। खाने के लिए ही आया हूँ। अच्छा, आप लोग गपशप कीजिए, मैं आता हूँ। गप्पे हाके गप्पे गप्पे करें। आइए। अरे आप लोग आपस में आपको पाव रोटी चाहिए? लाया हूँ। क्रैकपॉट है। सुनेगा तो? अरे कुछ सुनाई नहीं देता, कानपुर में हड़ताल है। आप 100% गए गुजरे हैं। कहाँ होते हैं मुजरे? गुजरे। रुक्मिणी भाई आइए, संभाल के। यहाँ से। एक मिनट। संभाल के। तुम अभी क्यों आई? क्यों? अरे तुम्हारे आने पर वो तुम्हें लगातार कौवे की तरह घूरता है, देखो। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको अभी। हाँ। कैसी हो रुक्मिणी भाई? अब तबीयत कैसी है? देखा, उनसे तुमसे बात करनी कितनी जल्दी उसे। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको, अब उसे शंका हो जाएगी। हेलो। मुझसे कुछ कहा? हेलो। यहाँ। हाँ, बोलिए। आप किस जेल में थे? कई जेलों में था, लेकिन मुख्य जेल अहमदनगर की थी। वहाँ पंडित नेहरू, शंकर नारायण देव और मैं। क्या करते थे? कौन, मैं? नहीं, नेहरू देव। फुटबॉल खेलते थे। आप भी? नहीं, फुटबॉल दूर जाने पर उन्हें मैं ला कर देता था। क्यों बेकार में चिल्लाते और फिर खांसते हैं? अरे मैं उससे नहीं बोला, वो तुमसे बोलेगा। लीजिए ना, आप मुझसे बातें कीजिए। आज खाने में मुझे सुनाई देता है। आज खाने में क्या क्या है? दाल भात मैंने बनाया है। हाँ, और आलू का रसेदार साग। जब मैं वो बना रही थी ना, तो मुझे विशा की बहुत याद आई। और हाँ, लौकी का साग भी बनाया है। लौकी का साग? भाई वाह। इन्हें सुनाई दिया क्या? आपको सुनाई दिया क्या? जी, लौकी का साग। मुझे लौकी का साग बहुत पसंद है, ये बता रहा था। 100% बहरा है, लेकिन तुम्हें देखो कैसे घूर रहा है। हंसती क्यों हो रुक्मिणी भाई? अरे हंसो मत, उसे प्रोत्साहन मिलेगा पागल। बिल्कुल हंसने नहीं। पिताजी, आप लोग को ना पिछले महीने आना चाहिए था। क्यों? हमने बाबूराव जी का 67वां जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया था। अच्छा। आपका जन्मदिन भाई साहब, आपका जन्मदिन। हाँ, बहुत मजा आया था। विठलराव, रुक्मिणी बाई का जन्मदिन कब है? मत बताना। हम माँ का जन्मदिन ना खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, मनाएंगे ही। कब है? अगले महीने 20 तारीख को। जब हम एक मोड़ पर है काम का, जिंदगी में आगे जाने का और सक्सेसफुल बनने का, सबके लाइफ में वही सोच होता कि हम मेहनत करके कुछ बेहतर बने, दूसरों से हम और बेहतर करें। और इस रास्ते में हम भूल जाते हैं कि हमारा बचपन से एक फाउंडेशन किसने दिया? माँ बाप ने। पढ़ाई के लिए किसने आपके लिए स्कूल कॉलेज पैसा देने का सब कुछ किसने किया? माँ बाप या आपका परिवार, जो भी था। लेकिन ये सब भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब मैं सक्सेस की एक ऐसा जंग में हूं कि कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूं और मुझे वहां पहुंचने के लिए अकेले ही करना और मुझे किसी के लिए वक्त नहीं। लेकिन वक्त बनवाना पड़ता है। माँ बाप जितने भी प्यार देते हैं लोग भूल जाते हैं और वो वापस देने का बहुत कम लोग सोचते हैं। पहले हम सबका होता था एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, बहुत अच्छा था। दादा दादी, माँ बाप, बच्चे सब मिलके रहते थे। लेकिन आज कहाँ? न्यूक्लियर फैमिलीज है, सब अलग अलग। और वो भी न्यूक्लियर फैमिलीज में भी माँ बाप सुबह निकलते हैं, बच्चों के पास स्पेंड करने के लिए वक्त नहीं है और शाम को आके एक वक्त
साथ खाने के लिए भी टाइम नहीं होते, तो जो अपने बच्चों के लिए तक टाइम नहीं निकल पाता, वो कैसे अपने माँ बाप के लिए सोच सकते? तो ये एक विशियस साइकिल है और हमें समझना बहुत ज़रूरत है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा हमें एक दूसरे का साथ देना, प्यार देना और मिलजुल के रहना ज़रूरत है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ में सब मिलके खाना खाते थे, त्योहार मनाते थे और एक दूसरे का सुख दुख बांट के जीते थे। लेकिन आज जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, इसमें ये नहीं देखता। सो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली होने के नाते आज काफ़ी अंतर है। पहले का जो सिस्टम रहा जॉइंट फैमिलीज़ का, वो आज न्यूक्लियर में बिल्कुल नहीं है और यही सबसे बड़ा कारण है ये डिस्कनेक्ट होने का, माँ बाप से दूर होने का और बच्चों से ही। लेकिन अगर हम वो समझ के इफ़ वी कुड, जैसे हम बताते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके हम बैक टू आवर रूट्स, हमारे सोच विचार को, हमारे रीत रिवाज को बदल के पहले जैसा था वैसे करते, तो सबसे बेहतरीन वापस हो सकते और होएंगे। तो हमें ये समझना है, हम हमारे माँ बाप ही नहीं, हमारे ज़िंदगी में जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं, जो थोड़े उम्र के हैं, उनको हमारा ज़रूरत है। बच्चों को हमारा ज़रूरत है। बोलते हैं बच्चे और बुढ़े जितने उम्र होके जाते हैं वो भी वापस अपने बचपन में आते हैं। इनको हमारा प्यार, हमारा साथ देना ज़रूरत है। और अगर हम ये समझ के हमारी ज़िंदगी में आगे जाते, बदलावत ही नहीं, ज़िंदगी स्वर्ग बनेगा और यही हमें करनी चाहिए। आपने एकदम सही कहा। जिस प्रकार से पहले कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता था कब दुख आया और चला गया। सब एक साथ खुशियां मनाते थे और हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता था। जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े होते चले जाते हैं, वाकई वो बच्चों की तरह हो जाते हैं और सिर्फ हमसे वो चाहते क्या है, प्यार के दो बोल और कुछ नहीं। आपने बहुत सही मार्गदर्शन किया है हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए भी और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी। मैं चाहूंगा कि ओम कटारे जी भी अपनी बात रखें। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। अरे सब गए क्या? अब क्या रह गया? सड़क पार करते वक्त बाई और देखने को कहना तो मैं भूल ही गई। अरे वो दूध मुहे बच्चे नहीं हैं, स्कूल जाने लगे हैं। अरे 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 विठल राव, रुक्मणी बाई, एक मिनट। क्या रह गया बाबूराव? एक आप लोगों की एक फोटो खींचनी है। हाँ, आइए इधर खड़े हो जाइए। अच्छा खींचना? हाँ। नहीं, फ्रेम ठीक नहीं हो रहा। एक मिनट। आप उधर देखिए। अरे हिलिए मत। हाँ, उधर देखिए। इधर? हाँ। आप इधर देखिए। अरे क्या करते हैं आप लोग? थोड़ी देर खड़े नहीं रह सकते ठीक से? देखिए। हाँ, ऊपर देखिए, ऊपर। बार तुम्हारे गाल बहुत लगा रहा है। अरे मैं गाल को हाथ नहीं लगा रहा था। हाँ? सुनाई दे क्या? हाँ, मुझे सब सुनाई देता है। सब सुनाई देता है? हाँ विठल राव, मुझे सब सुनाई देता है। तब से तू बहरा होने का ढोंग कर रहा था। क्या हुआ पिताजी? मैं इस बुढ़े को मारूंगा। क्यों? अरे इसे सब सुनाई देता है, तब से ये बहरा होने का ढोंग कर रहा है। हाँ बाबूराव। हाँ राघव, मुझे सब सुनाई देता है। तो फिर आपने हमें क्यों फंसाया? फंसाया नहीं, बस बनाया। अगर क्यों बाबूराव? यूं ही एक मजाक। इसमें मजाक कैसा?
जो कुछ मेरे साथ पीठ पीछे कहने वाले थे सब मेरे सामने कह गए। मतलब आप वो सब कुछ सुन रहे थे? हाँ, देखो रुक्मणी को कैसे कौवे की तरह ताकता है, खाने के लिए आ गया है, उल्लू का पट्टा, वो सब सुन रहा था। अच्छा चलता हूँ, देर हो रही है, कल फिर आऊंगा। बाबूराव कल? हाँ आऊंगा, नहीं तो कहाँ जाऊंगा। कल सुनाई नहीं देगा। हम ही को बना गया। अरे क्या कहा भाई हमारी शरदनी ने? पिताजी कल बात करें हम लोग इस बारे में, अभी तो बहुत थक गए। हाँ। आप लोग भी जाके आराम करिए ना। नहीं, अभी हम लोग थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे जल्दी नींद कहाँ से आएगी? हमें भी बहुत खुशी हुई, सब लोग आए अपनेपन से। हाँ मीरा, आज तुमने मछली बहुत अच्छी बनाई थी। सच? हाँ। आप ही के लिए सीख रही हूँ मैं ये फिश की प्रेपरेशन। अच्छा सो जाते हैं। हाँ। मीरा, एक मिनट। टप टप पानी बरसता आंखों से। बरसता है तो बरसने दीजिए। प्रेजेंट्स देखें क्या? नहीं, कल सवेरे देखेंगे राघव ईरावती के सामने। मुझे तुम्हारी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कौन सी बात? बाबू राव ने मेरे गालों को हाथ लगाई, वो वाली बात? तो फिर तुमने अपनी चूड़ियां निकाल के एक मीना को दी, एक लीला। क्या करना है, बेकार में ही बोझ है। गले की माला मैंने ईरावती के लिए रखी है। लीला देख रही थी कि मैं उसे देती हूँ क्या। उन लोगों को कुछ भी नहीं देना था। क्यों नहीं देना चाहिए? खून के रिश्ते हैं, तोड़ने से टूटेंगे क्या? छोटा आज मुझे कितना आग्रह कर रहा था, घर चलने के लिए कह रहा था। कौन क्या? आपका वो मिनट काटा शरद। उसे पता है तुम नहीं आओगी। अरे जी भर के बुलाया है ना, इतना ही बहुत है। मेरे पास भी खड़ा होकर मीठी मीठी बातें कर रहा था। मैंने कहा तेरा मीठा मत बोल, मुंह में चींटियां भर जाएंगी, फट से पास से। आज ना इन्हीं कड़वी बातों के कारण आप लोग कोई पास नहीं बुलाया। नहीं बुलाता, बुलाने दो। अंत में बुलाने वाला मिल गया ना रिश्ते का ना खून का। कितने मजे से रखा इसने हमें। यहाँ में ऐसा तो नहीं लगता कि हमारी किसी को जरूरत नहीं। राघव ने तो मुझे 3-4 फोन नंबर भी कह रहा था, बूढ़ों की कोई कीमत ना हो तो भी उनकी जरूरत होती है, ऐसा उन्हें लगना चाहिए। अरे हाँ, वो राघव दिल्ली गया था तो उसे मिली क्या आपकी वो महिला मित्र, क्या नाम है मुई का? शरदिनी मिली? देखो तुम उसके नाम से जलो मत। मैं नहीं जलती, लेकिन मिली क्या? वो कल मुझे बताने वाला है। अच्छा, क्या हुआ? अरे राघव ने मुझे एक लॉटरी का टिकट ला के दिया था, पता नहीं कहाँ रख दिया। अच्छा, पारिजात की बेल के नीचे विषय आपसे क्या कह रहा था? कह रहा था मुझे तकलीफ होती है, ये घर आपका है, आप यहाँ रहिए, ये अधिकार से मैं कह न सका। सच? विशा ने ऐसा कहा या आप अपनी तरफ से बनाकर बोल रहे हैं? नहीं, उसने ऐसा ही कहा। फिर विशा ने क्या कहा? मैंने कहा तू अपने आप को तकलीफ ना दे। सुखों की स्वतंत्रता की कल्पना बदल गई, जिनका उपयोग नहीं, उनकी कीमत नहीं, अब ऐसा नहीं है। विशा बहुत रोया होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश मैं पहले कभी नहीं थी। सुनते हैं, इन बच्चों पर मैंने गीत लिखे थे, सुनने की बहुत इच्छा है। आप लाकर सुनाएंगे मुझे? लाता। सुनिए, मैं अगर डर गई और चिल्लाई तो आप घबराइएगा नहीं। मुझे मेरी छाती धड़धड़ा रही है। रुक्मणी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप पढ़िए। आनंदपूर्ण दिन होगा, प्यारा विश्वनाथ हुआ। शरद का नाम आपने शरदिनी पर रखा था?
नहीं, ये तो कभी मेरे ध्यान में नहीं आया। रुक्मणी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए, मेरी वो एक कृष्ण की मूर्ति है ना पूजा की, वो मुझे लाकर। किस लिए? जल्दी जाइए। लाता हूँ। आपको वो मुरली की आवाज सुनाई दे रही, बजा रहा है पैर उलझाकर। रुक्मणी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रुक्मणी, 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 राम राम, रुक्मणी, 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 रुक्मणी। ये बढ़ते हुए वृद्धाश्रम, तिरस्कृत होते हुए माँ बाप, जब वृद्धाश्रम पहुंचते हैं तो वहां जैसे तैसे रहते तो हैं, मगर उनके मन से पूछिए, क्या वो खुश हैं? क्या वो सुखी महसूस करते हैं? हो सकता है उनके बच्चे वहां की सारी फीस भरते हों और उनसे संपर्क रखते हों लगातार, बट आप जरा सोचिए कि जो वृद्ध अपने भरी पूरे परिवार के साथ रहा है, जिसके अपने बच्चे हैं, उसके अपने बच्चों के बच्चे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके पति हैं, वो उसे अचानक अकेला छोड़ दिया जाए अनजान लोगों के बीच में, तो उसे कैसा महसूस होगा? वो आधा तो वहीं मर चुका होगा, क्योंकि आपकी सारी यादें आपके अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों और बेटियों के साथ जुड़ी होती हैं। अच्छे बुरे पल सारे के सारे उनके साथ संजोए हैं उसने। ऐसे में अचानक उसको आप वहां छोड़ देते हैं अनजान लोगों के बीच में, जहां उसे जबरदस्ती हंसना है, जबरदस्ती खाना है, अपना पूरा दिन गुजारना है। कई बार वो छत की तरफ पंखे को देखता रहता है, आसमान के तारे गिनता रहता है, और जब उसे ऐसा लगता है कभी यहां से कोई ले ही नहीं जाएगा उसे, तो वो इंतजार करने लगता है कि कब मेरा अंतिम समय आए और मैं दुनिया से अलविदा हो जाऊं। बट आज की पीढ़ी भी एक दिन बूढ़ी होगी, वो ये महसूस ही नहीं करना चाहते, वो आज के लिए जी रहे। कल क्या होगा इस पर उनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। वो भी बूढ़े होंगे, कल को उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव कर सकते हैं, इतनी गहराई तक वो सोचना नहीं चाहते। उनको कोई एहसास भी दिलाता है तो बोलते छोड़ो ना यार, जब जो होगा देखा जाएगा। वो ये महसूस ही नहीं करते हैं कि जो माँ बाप पर हम कल आश्रित थे, आज वो हम पर आश्रित हैं और कल हम अपने बच्चों पर आश्रित होंगे। ये जो चक्र है ये खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन शायद आज की नौजवान पीढ़ी की सोच ऐसी हो गई है कि वो अपनी ही जिम्मेदारी पूरी तरह से ले लें, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने माँ बाप का तिरस्कार करने के बाद अपने अंदर झांक के देखिए, क्या आपने सही किया है? अगर नहीं सही किया है तो जाइए उस वृद्धाश्रम में जहां आप अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, उनको लेके आइए, उन्हें गले लगाइए, उनसे कहिए कि आप हैं तो हम हैं, वरना हमारा अस्तित्व ही कहाँ है।
अपने माँ बाप के त्यागों का कुछ तो कर्जा चुकाइए। माँ बाप जो कि जब आप छोटे थे तो आपकी थोड़े से भी नाराज होने पर, आपकी जिदें जो भी थी, आपके बीमार होने पर आपके इर्द गिर्द घूमते थे आपको मनाने के लिए। आप कुछ जरा सा भी कुछ हो जाता तो एक रक्षा कवच बन के आपके आसपास रहते थे, रातों रातों सोते नहीं थे। तो क्या हमारा उनके प्रति कोई फर्ज ही नहीं है? ओम कटारिया जी, आपने बहुत ही सही कहा कि जब हम बचपन में बीमार पड़ते थे तो हमारे माँ बाप की भी नींदें हराम हो जाती थी। वो 24 घंटे हमारे लिए तत्पर रहते थे। हमारी कोई मांग होती थी, वो उसे पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते थे। और आज की युवा पीढ़ी इस चीज को समझने को भी तैयार नहीं है। शायद वो सब भूल गई है। मैं चाहूंगा कि इस पर दीपशिखा जी अपनी बात रखें। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा। वो चले गए पिताजी? पिताजी आप अंदर जाके क्यों सो जाते? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तेरी माँ के बक्से पर एक पोटली ले रखा है, वो लेके आ। जी अभी खोल इसे। ज्यादा होशियार मत बन। तेरी माँ की इच्छा थी ये चीजें तुझे ही दी जाए। हम कुछ ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं। पुनर्जन्म में तेरा विश्वास है बच्चे। मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म तेरी कोख से है। फिर चाहे तो अपने बेटे के गले में ये माला डाल देना। तेरे बुढ़ापे की सेवा करने के लिए मेरा पुनर्जन्म। तू नहीं जानती, जब तीसरी बार तेरी माँ गर्भवती हुई तो मुझे बगैर बताए डॉक्टर कर्वे के पास जाके गर्भपात कराई। यहाँ आने पर वो मुझसे हमेशा कहती कि उस वक्त उसकी कोख में जो बच्चा था वो शायद अदाघा। मेरा सारा शरीर लौट गया। मैं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी होने के बावजूद क्या हो पिताजी? आपको तकलीफ? नहीं, अब मुझे मौत भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। तेरी माँ बहुत घबरा गई थी। उसने एक हाथ मेरा कस के पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में कृष्ण की मूर्ति। वो उसका साथ देगा इसलिए मृत्यु के अजनबी देश में। लेकिन मुझे कुछ नहीं लगता, न डर न भय। विनोबा ने गीताई में कहा है, जन्म निश्चित मृत्यु निश्चित, मृत्यु पर जन्म निश्चित। चाहने से कुछ टलता नहीं, शोक करना व्यर्थ है बच्चे। राघव अभी तक नहीं आया। पिताजी बस आते ही होंगे। कब आएगा? जल्दी आ जाए। ये माँ की साड़ियाँ, इसे तू पहनना। वो शरद की कविता तुझे याद है? सुना। इतने दिनों बाद अचानक तुम मिले यूं अनायास, मेरी आंखों में झांका जो अपनी पहचान लगे। घंटे को क्या हो गया? पिताजी क्या कर रहे हैं? बस अभी अभी आग लगी होगी। क्यों? अरे सालों की लॉटरी का टिकट का रिजल्ट लाया था, पिताजी का 10 लाख का इनाम लगा है। अरे वाह, वो जब खाने के लिए
बता देंगे। ये उठाओ ने अभी। पड़ोस में दाजी के नाम से स्कूल बनेगा ना, ये सुनते ही खुशी से नाच उठेंगे, नाच। 10 साल और जिएंगे, 10 साल। पिताजी ये पिताजी निश्चित मृत्यु निश्चित, मृत्यु पर जन्म निश्चित, चाहने से कुछ चलता नहीं, शोक करना व्यर्थ है। देखिए अविनाश जी, वृद्धाश्रम पूरी तरह बंद हो जाए ये तो नामुमकिन है। इसका एक कारण ये है कि जो हमारी लो इनकम फैमिलीज हैं या जो गरीब लोग हैं, वो अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ रखेंगे। ना उनके पास ढंग का छत है, ना खाने पीने के पैसे हैं। तो उन जैसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम एक मतलब कह सकते हैं जीवन दान है, क्योंकि वहां पे बूढ़े माँ बाप जो होंगे उनको अच्छी देखभाल मिलेगी, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छी दवाइयां मिलेंगी, अच्छा खाना खाने को मिलेगा, जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी। तो इसलिए वो लोग अगर चाहें तो ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप लोगों को रख सकते हैं। हाँ, ऐसे भी कुछ नौजवान पीढ़ी है जो सक्षम है, जिनके पास अच्छा खाना है, अच्छा घर है रहने को, तो वो लोग अगर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखते हैं तो ये गलत है। क्योंकि देखिए, घर सिर्फ 4 दीवार और कुर्सी टेबल से नहीं बनता। घर बनता है अपने लोगों से, अपनों के बीच में रहने से, अपने लोगों के साथ खुशियां बांटें, गम बांटें, त्योहार मनाएं। ऐसे ही साथ में रहने से जिंदगी कटती है और जिंदगी खुशहाल होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव तभी आएगा जब हम बदलेंगे, जब परिवारों की सोच बदलेगी। और वो सोच ये होगी कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ न समझें, उन्हें अपने घर का हिस्सा माने। आखिर उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, तो उन्हें इतना हक तो है कि वो हमारी जिंदगी में हमारे साथ रह सकें, हमारे साथ बैठ के खाएं, हमारे साथ बातें करें, हमारे साथ जो भी छोटी छोटी खुशियां हैं, गम है, वो बांटें। और हमारे नाती पोता और जो उनके नाती पोता और पोता पोती हैं, उनके साथ वक्त बिताएं, उनके साथ घूमें, उन्हें कहानियां सुनाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ पार्क में जाएं। बस उनको यही चाहिए। और क्या चाहते हैं वो इस उम्र में, कि उनके साथ कोई 4 मीठे बोल बोले, उनके साथ बैठ के खाना खाए, प्यार से बात करे, बच्चे उनके साथ खेले। बस यही, इसी में उनकी पूरी दुनिया समाई है। और मैं माँ बाप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि जो माँ बाप सक्षम हैं या जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करना चाहते हैं, वो जरूर करें, वो अपना काम छोड़े नहीं। क्योंकि देखिए, आजकल का एक बहुत बड़ा वरदान है आत्मनिर्भरता। वो बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। मैं खुद अपने बच्चे को अपना काम करने को बोलती हूँ। अभी से मैंने उसको सिखाना शुरू कर दिया, बेटा ग्लास में अपने आप पानी ले लो, या अपने आप जब खाना खत्म हो जाए प्लेट रखा हो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो अगर माँ बाप भी जो अपना सक्षम है या काम कर सकते हैं, वो जरूर करें। इससे क्या होता है कि उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होगा या किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। तो इससे दोनों के बीच में इज्जत बनी रहेगी और बच्चों को भी ये लगेगा कि नहीं, हमारे माँ बाप देखिए कितना इस एज में भी काम करते हैं, तो वो एक इज्जत उनको भी देंगे। हालांकि काम नहीं करना तो ये भी उनकी चॉइस है, पैसे के लिए काम नहीं करना है, लेकिन हाँ, अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपना वक्त बिताने के लिए जरूर करें। और दोनों मिलके रहें, दोनों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें और खुशी के साथ रहें। आप सभी लोग मेरी कलम से के 6 एपिसोड में आप लोग सम्मिलित हुए और आज जो हमारा एपिसोड था वो वृद्ध लोगों को समर्पित था। और इस एपिसोड का नाम ही इसलिए रखा गया था निहारती नजरें। जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी बातें रखी, मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि जो भी हमारे दर्शक इस चीज़ को देख रहे होंगे वो हमारी बातों को भी समझेंगे और शायद अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे, जिससे शायद हम अपने समाज को और भी समृद्ध और अपने जीवन को और सुखद बना सकेंगे। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से एक
सविनय निवेदन है कि आप अपने माँ बाप को अपना बोझ न समझ के, अपना दोस्त समझ के उनके साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि उनके बिना आपका अस्तित्व नहीं है। जय हिंद, जय भारत।